बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट आप सब? मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राबिया सुल्तान। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टूडेंट हाइजेनबर्ग ने ना हमें एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की उन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि जिन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बैक वक़्त मैयर नहीं कर सकते। मैयर कर सकते हैं बट नॉट प्रिसाइजली, ठीक है। मतलब हम अगर एक प्रॉपर्टी को मैयर करेंगे तो दूसरी में जो है ना वो बेयकीनी गैर यकीनी जो है वो पैदा हो जाएगी। तो अगर दूसरी को एग्जैक्टली मेजर करते हैं तो पहले वाली जो है उसमें गैर यकीनी जो है ना गैर यकीनी वो आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग यानी कि वहाँ का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नामुमकिन हमारे लिए टू डिटरमिन कि हम लोग तायन कर सकें किस बात का साइमल्टेनियसली, यानी बैक वक्त हम तायन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली एंड प्रिसाइजली। बैक वक्त सही तरीके से हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते क्या? बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, ये दोनों जो पोजीशन और मोमेंटम, ये दोनों चीजें हम लोग साइमल्टेनियसली प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। यानी बैक वक्त एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं की जा सकती। किसकी? ऑफ अ स्मॉल फास्ट मूविंग, तेजी से चलते हुए पार्टिकल जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट अब आपको समझ आई कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है लाइक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट मूविंग है, वो तेजी से हरकत कर रहा है, उसकी हम पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए ना, हमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी कोई भी पार्टिकल है जैसा कि इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन मेजर करनी है तो वो हम तभी उसकी पोजीशन बता सकते हैं ना जब वो एक जगह पे रुका हुआ हो, हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप जानते हैं जब वो पार्टिकल रुका हुआ है तो उस वक्त वो मोमेंटम तो पोजेस नहीं ना कर रहा, क्योंकि मोमेंटम तो होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो जब वो हरकत ही नहीं कर रहा तो मोमेंटम कैसे बताएंगे? उसका रुकना जरूरी है। जब वो रुकेगा तो हम पोजीशन बताएंगे, जब हम अपने पोजीशन बता दें तो उसी वक्त में हम उसका मोमेंटम नहीं बता सकते। अगर हम मोमेंटम को बताने के लिए जो है ना मूविंग इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो, और मूविंग ना सिर्फ मूविंग बल्कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, तो अब जब वो मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, मतलब वो मोमेंटम पोजेस कर रहा है, तब हम उसका मोमेंटम तो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे स्टूडेंट एक बात बताएं कि एक पार्टिकल तेजी से हरकत कर रहा है, क्या आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं? क्या आप उसकी लोकेशन एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है? नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज फाइंड करते हैं तो दूसरी में जो है ना वो गैर यकीनियत पैदा हो जाती है। अगर एक, तो इसका मतलब क्या है? इसको मैथमेटिकली लिखते हैं स्टूडेंट। ये जो मैंने डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, इस डेल्टा एक्स को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी। और साथ में लिखा हुआ डेल्टा पी। स्टूडेंट आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा था, पी का मतलब होता है मोमेंटम, यानी मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये दोनों जो चीजें हैं, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। देखिए ना, अगर मैं कहूं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल 0 है, वो ना होने के बराबर है। ऐसा तो नहीं है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अच्छा, इसी तरह डेल्टा पी, अगर मैं कहूं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि जो मोमेंटम के अंदर गैर यकीनियत है वो ना होने के बराबर है। इसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब ये तो नहीं है, स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग के मुताबिक ऐसी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते, बल्कि इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये जो मैं बात कर रहा हूं कि इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसका सादा लफ्जों में क्या मतलब है कि अनसर्टेनिटी हमेशा होगी। देखिए ना, अगर तो मैं कहता हूं इन दोनों की वैल्यू 0, इसका मतलब अनसर्टेनिटी 0, मतलब गैर यकीनियत खत्म होगी। तो गैर यकीनियत खत्म नहीं होगी, मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 से कुछ ज्यादा ही होगी। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लिखा है। वो कितनी ज्यादा होगी? ये रिलेशन हमें हाइजेनबर्ग ने दिया कि जो अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर है या मोमेंटम के अंदर है, वो हमेशा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किसके? h/4π के। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जो है वो जब सेकंड ईयर में जाओगे तो फिजिक्स में क्वांटम फैक्टर आप पढ़ोगे, उसमें आपको ये अगेन इस कॉन्सेप्ट की अच्छी तरीके से समझ आएगी। हमारी बुक में थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटम इफेक्ट, कि क्वांटम इफेक्ट की मदद से इस इफेक्ट को मजीद एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो क्वांटम इफेक्ट क्या है? देखें स्टूडेंट, पहले आप एक बात समझ लें।
मुझे अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करनी तो मैंने पहले आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को रुकना पड़ेगा एक जगह पे। ये है एक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मुझे उस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उसके ऊपर लाइट भी तो फॉल करवानी पड़ेगी। हम स्टूडेंट एक रात के वक्त एक अगर इस क्लास में इंटर हो, फुल अंधेरा हो और हमें डर होगा कि हम किसी चेयर से न टकरा जाए, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लाइट का बटन ऑन करते हैं, हम उस चेयर के ऊपर लाइट गिराते हैं ताकि हमें उसकी पोजीशन देखे ना। जब अंधेरा था चेयर तब भी मूव नहीं कर रही थी, जब उसके ऊपर लाइट फॉल की तब भी वो मूव नहीं कर रही, मतलब रुकी हुई तो वो है, लेकिन पोजीशन हम कब डिटरमिन कर पाए, हमारी आई ने, हमारी आंख ने कब चेयर की पोजीशन को लोकेट किया, जब उसके ऊपर लाइट हमने फॉल करवाई। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हमने फाइंड करना है तो एक तो पहली कंडीशन कि वो रुका हुआ हो, दूसरा उसके ऊपर हमें लाइट गिरानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वांटम इफेक्ट ने क्या बताया, क्वांटम इफेक्ट ने बताया कि जो लाइट आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाओगे उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साइज से कम होनी चाहिए। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि इलेक्ट्रॉन इज अ स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को छोटा पार्टिकल है, सो लिहाजा टू लोकेट इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम कौन सी लाइट यूज करेंगे, लाइट हैविंग वेवलेंथ शॉर्टर देन इट्स साइज। हम वो वाली लाइट यूज करेंगे जिसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट हो। तो स्टूडेंट आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट एक वन लाइनर कॉन्सेप्ट निकालकर क्या ध्यान में बिठाना है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चाहिए तो हम उसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे, और कौन सी लाइट, वो लाइट जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साइज से कम हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आपने पोजीशन मेजर करने के लिए कौन सी लाइट यूज की जिसकी वेवलेंथ कम हो। तो स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है, आपने अभी पोजीशन फाइंड करने के लिए कौन सी लाइट यूज की थी जिसकी वेवलेंथ कम हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आपने क्या किया, वेवलेंथ को कम किया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टूडेंट गौर कीजिएगा, जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज फाइंड की तो मोमेंटम आप फाइंड नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि एक चीज के कम होने से अगर इधर अनसर्टेनिटी जो है वो जीरो हो जाती है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। स्टूडेंट यही है क्वांटम इफेक्ट की मदद से एक्सप्लेन किया गया हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारी बुक में सिर्फ इतनी ही एक्सप्लेनेशन है, इसको मजीद डिटेल के साथ आप फिजिक्स में पढ़ोगे सेकंड ईयर में जाके। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास अब कहानी जो है इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद कहानी कहां तक पहुंच चुकी है, एटम का स्ट्रक्चर कहां तक डिस्कवर हो चुका है। तो स्टूडेंट इसके लिए थोड़ा सा कंपैरिजन है। देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था, जब तक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था तो इस इट मींस वो बेस कर रहा था क्लासिकल मॉडल के ऊपर। ठीक है, यानी उसको हम जब तक वो उसकी पार्टिकल नेचर थी उसको हम लेके चल रहे थे, उसको हम क्लासिकल मॉडल भी कह सकते हैं। क्लासिकल मॉडल कह सकते हैं यानी बोहर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हुए ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो घर है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो ये ऑर्बिट का कांसेप्ट किसने दिया, बोहर ने। ठीक है, लेकिन ये उसने ऑर्बिट का कांसेप्ट दिया, कौन सा कांसेप्ट दे में रख के, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। लेकिन आप जानते हैं डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के बाद इलेक्ट्रॉन को ना सिर्फ पार्टिकल कहा गया बल्कि इलेक्ट्रॉन को वेव भी कहा गया। तो वेव कहा गया इसका मतलब ये कि उसके बाद एक नया मॉडल आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो कौन सा था, वेव मैकेनिकल मॉडल। इस वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर जो सबसे ज्यादा वर्क किया वो किया श्रोडिंगर ने। अच्छा स्टूडेंट, इसको मैं कंपेयर करता हूं कि देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था मतलब क्लासिकल मॉडल था तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था ऑर्बिट के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर साबित हुई मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल आ गया, तो फिर ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं बल्कि ऑर्बिटल में रहता है। तो स्टूडेंट ये है आपका ऑर्बिट जो कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर वाले कॉन्सेप्ट से आया, ये है आपका ऑर्बिटल जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर से डिराइव होकर कॉन्सेप्ट सामने आया। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हैंडबुक पे आप देखेंगे तो आपको टेबल की शक्ल में ये लिखा हुआ नजर आएगा। अब हम चलते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। ये मैंने ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टूडेंट देखें। ये जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक एटम बनाया हुआ है, इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है ना वो फिक्स है। यानी बोहर ने ये बात बताई थी ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है फिक्स पाथ के अंदर। तो अब ये चीज तो ठीक है पार्टिकल नेचर को लेके। जब हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बारे में बात करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह जो है ना वो एक शरीर पर ट्रैवल नहीं करेगा बल्कि एक वेव लाइक बिहेवियर शो करेगा, एक वेव की तरह ट्रैवल करेगा। तो स्टूडेंट ये जो वेव लाइक बिहेवियर है इसको देखते हुए तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पे हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई, पहले था रेडियस फिक्स,
आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर कर लें, वो ये उतना ही जितना यहाँ से यहाँ तक है। अब रेडियस फिक्स नहीं रहा, देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस और होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस और होगा। इसका मतलब ये कि अब इलेक्ट्रॉन की जब वेव नेचर प्रूव होगी तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो नया मॉडल पेश किया गया वो था वेव मैकेनिकल मॉडल। स्टूडेंट ये जो अब देखें ना, मैं आपसे पूछूं, आप ये ब्लू वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन का पाथ है इसको कंसीडर करें और मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो आप यही कह सकते हैं ना कि सर हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है अगले लम्हे वो यहाँ पे हो सकता है अगले लम्हे वो यहाँ पे हो। तो इसका मतलब ये है कि अब हम श्योर नहीं है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो हरकत कर रहा है, ठीक है। तो अब हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सर एक चीज कंफर्म है, हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे हो, लेकिन ये कंफर्म है कि वो इस एरिया के अंदर अंदर ही है। ऐसा कह सकते हैं ना हम स्टूडेंट, इसी एरिया को स्टूडेंट ये जो एरिया आपने डिफाइन किया, बाउंड्री डिफाइन की कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन के अंदर अंदर वो हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की कि वो इस रीजन के अंदर हो, तो इस रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। स्टूडेंट समझ आइए ऑर्बिटल क्या है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लफ्जों की शक्ल में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट वो वाला वॉल्यूम, वो इलाका, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, यानी वो जगह इन विच जिसमें चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के जो चांसेस हैं वो क्या है, मैक्सिमम है। और वो कितने परसेंट हो सकते हैं? 95% तक आप श्योर हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस एरिया के अंदर है। एग्जैक्ट पोजीशन तो आप बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन की। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन इज अ फास्ट मूविंग पार्टिकल, और हाइजेनबर्ग ने कहा था कि अगर वो मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो हम उसकी पोजीशन के बारे में सर्टेन नहीं हो सकते। वहां पे कुछ ना कुछ गैर यकीनियत होगी, वहां पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होगी, ठीक है। हम सिर्फ 95% तक श्योर हो सकते हैं कि भाई ये वो इलाका है, ये वो जगह है, ये वो वॉल्यूम ऑफ स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, यानी 95% है। स्टूडेंट ये परसेंटेज एमसीक्यूज में आती है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी आ सकती है। बाकी इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट वेव नेचर प्रूव होने के बाद एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो ऑर्बिट होता है ये बेसिकली टू डायमेंशनल बात होती है, क्योंकि ये ऑर्बिट का कांसेप्ट किसने दिया था? बोहर ने। और बोहर का पहला मॉडल का पहला पोस्टुलेट ही क्या था? वो ये था कि ऑर्बिट सर्कुलर है। सर्कल मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि सर्कल एक ऐसी शेप है जो कि टू डायमेंशनल है, नॉट थ्री डायमेंशनल, बट दिस ऑर्बिटल इज अ 3D स्पेस, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द, ये अगर ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है और ये ब्लू कलर का जो मार्कर इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसके गिर्द सर्कुलर में हरकत नहीं करता, टू डायमेंशनल मोशन नहीं, बल्कि उसकी मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। स्टूडेंट ये 3 डायमेंशनल मोशन आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अच्छा, अब आ जाते हैं इस वेव मैकेनिकल मॉडल। इस वेव मैकेनिकल मॉडल को ना, इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा वर्किंग की थी वो की थी श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन हमें दी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो हमारे सिलेबस का तो हिस्सा नहीं है, बीएस में हर क्लासेस में वो पढ़ाई जाती है। उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसमें उस आंसर में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 3 वेरिएबल्स हैं। वो कौन-कौन से? n, l और m। स्टूडेंट इन 3 वेरिएबल्स को हम कहते हैं क्वांटम नंबर, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें n का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l का मतलब क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। m का मतलब क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट हमारी बुक में टोटल 3 नहीं, मैंने कहा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से कितने वेरिएबल निकल कर आए? 3। इन 3 को क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। मगर हमारी बुक में 4 क्वांटम नंबर है। चौथा जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं है, बट जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स को हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। एजिमुथल बहुत दफा आया हुआ है, मैग्नेटिक पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है, ठीक है। चारों मिलकर इतना लेंथी लॉन्ग कोई नहीं आता। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने आगे क्वांटम नंबर की तरफ। स्टूडेंट इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वांटम नंबर समझना जरूरी है। क्वांटम नंबर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो आपको चैप्टर नंबर 6 समझ में आएगा, चैप्टर नंबर 7 में है, 8 है, 9 है, यानी आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, इवन दैट के सेकंड ईयर की सारी केमिस्ट्री जो है वो उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए क्वांटम नंबर का समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। स्टूडेंट ये जो है हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये हमें साइज के बारे में बताता है। कैसे बताएगा साइज के बारे में? हम इसकी वैल्यू को देख के साइज बता सकते हैं। इसकी वैल्यू की रेंज क्या है? इसकी वैल्यू की रेंज जो है वो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकती है।
ठीक है, मैंने सिर्फ 4 तक लिखे क्योंकि अभी तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो सारे के सारे चौथे शेल तक जाते हो जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूरी हो जाती है। बहरहाल ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में क्या सीखी कि ये हम इसकी वैल्यू को देखकर किस चीज का अंदाजा लगाएंगे, साइज ऑफ ऑर्बिटल का। हम ऑर्बिटल के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। भाई अगर n की वैल्यू 1 है ऑब्वियसली साइज कम होगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो ऑब्वियसली उसका साइज बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, दूसरी चीज जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी के बारे में बताता है। ऑब्वियसली देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो आप एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़कर आएंगे, पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब एनर्जी तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी पहले से तो ज्यादा ही होगी, दूसरे की पहले से ज्यादा ही होगी। यानी जैसे जैसे जो शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब उसकी एनर्जी सबसे कम, जो जैसे जैसे शेल दूर होते जाएंगे यानी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होती जाएगी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो दूसरी चीज जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है वो क्या है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। अगर हम स्लैंग लैंग्वेज में सादा जबान में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे हमें शेल का पता चलता है, ये हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। स्लैंग लैंग्वेज देखिए आप टेक्निकली बात करेंगे तो आपको जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें किस चीज के बारे में बताता है, ये हमें बताता है एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में और साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। अगर हम स्लैंग वर्ड में सादा लफ्जों में यूज करें बात करें तो भाई ये आपको शेल के बारे में बताएगा। क्वांटम नंबर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंच जाए, ठीक है, यानी हमें एड्रेस बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पकड़ के पहले शेल तक ले जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको शेल के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वांटम नंबर को पढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का घर ढूंढना, उसका एड्रेस फाइंड करना। अच्छा, अब पहले शेल के अंदर, अच्छा इसके नेम्स भी हैं, ठीक है, जो होता है ना ये आपका पहला शेल, इसको आप कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हो, जो दूसरा होता है इसको आप कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हो, तीसरे को कैपिटल M से, चौथे को कैपिटल N से, ठीक है। याद रखेंगे शेल के जो नेम्स हैं ये कैपिटल ABC में आएंगे, जो इससे आगे सब शेल के नेम है वो हमेशा छोटी ABC में आएंगे। अच्छा, शेल के नेम्स भी हो गए स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने देखे ये जो मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला ब्लॉक है इसमें मैंने 2 एरोस लगाए हुए हैं। ये एरोस क्या है, साइज बताता है। ये मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है साइज बढ़ता जा रहा है। दूसरा एरो मैंने लगाया एनर्जी का कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है आप देखें यानी एनर्जी नीचे की जानब बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की जानब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आप बात मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। आपको चाहिए दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आप इस n की जगह पे क्या लिखेंगे 2। तो स्टूडेंट जरा यहाँ पे अगर आप पहले 1 पुट करें, पहले शेल के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 1 पुट करें तो आंसर क्या आएगा 2। तो इसका मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2 तो आंसर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, यानी दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये मैंने टेबल यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में इधर 3 पुट करें 3 का स्क्वायर 9, 9 2 आर 18, तो तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। इसी तरह इन द सेम वे चौथे में कितने आएंगे 32। तो स्टूडेंट इसके बाद दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना तो मैं इससे रिलेट करता जाऊंगा आगे से आगे। देखिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नोट करेंगे, इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलेंगे, ठीक है। ये एक एमसीक्यू है। बहरहाल एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट जरा यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोग लिखते हुए जो है वो l को नॉर्मली इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं। स्टूडेंट इसको ऐसे ना लिखें, कोशिश करें कि इसको जो l बना के लिखें, क्योंकि वो जो आपने सिंगल लाइन लगानी है उसको वो वन भी समझ सकता है, ठीक है, उसका कोई भी और मतलब हो सकता है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो ये स्मॉल l है, इसका मतलब क्या होता है, ये हमें जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें साइज और एनर्जी, साइज ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, ठीक है, शेप। अच्छा, अगर सादा जैसे इसके बारे में मैंने कहा था कि आपको साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और स्लैंग लैंग्वेज में बात करें, सादा जबान में बात करें तो आपको शेल के बारे में बताएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, स्लैंग लैंग्वेज में बात करें तो ये आपको सबशेल के बारे में बताता है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन को इससे मिलवाने के लिए शेल तक ले आया, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबशेल तक लेकर आएगा और फिर बताएगा कि सबशेल की शेप क्या होती है। तो ये वैसे एक अलग से टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, उसको आपने सिर्फ यहाँ इनकी सिर्फ शेप्स याद रखनी है। तो एस की जो शेप होती है वो क्या होती है स्फेरिकल, ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। पी की शेप होती है डंबल लाइक, जरा गौर करेंगे डंबल है, जैसे हम लोग जिम में नहीं जाते
तो जिम में आपने देखा होगा डंबल जो दरमियान से बारीक होता है और साइडों से भारी होता है, सो दिस इज डंबल लाइक शेप। डी की शेप क्या होती है? डबल डंबल। आप गौर करें मैंने यहाँ पे दो डंबल एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिया। हमारे सिलेबस में सिर्फ इन तीन सब शेल की ही शेप जो बताई गई है। क्यों? क्योंकि जो एफ सब शेल है इसकी शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मली इसको 8 फोल्ड स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल की शेप है। इसने बताई हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर ने। इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? इसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू के लिए ना ये एक फार्मूला यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि L की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से, लेकिन 0 से बड़ी होगी, ठीक है, मतलब कभी भी माइनस नहीं जाएगी। और दूसरा, और जितनी N की वैल्यू है उससे एक कम कर ले तो L की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पहले शेल में N की वैल्यू क्या है? 1, इससे एक कम करें N में, यानी 1 में से भी एक कम कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, यानी L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। सब अंडरस्टैंड स्टूडेंट? L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, L की वैल्यू। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है। स्टूडेंट इस 0 को हरगिज ये नहीं समझना कि इसका मतलब कुछ भी नहीं। भाई L जो है L वो कोई ना कोई वैल्यू तो रख रहा है, 0 रख रहा है, मतलब इसका मतलब ये कि 0 का मतलब L की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? S सब शेल। अच्छा, अब उसे आगे चलते हैं। दूसरा शेल है उसमें 2 सब शेल है, 0 भी और 1 भी। पहला शेल था, देखिए स्टूडेंट जो शेल नंबर है ना उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे। एक चीज तो आपको पता है कि शेल के अंदर सब शेल होंगे। पहला शेल है तो उसके अंदर एक ही सब शेल, दूसरा शेल है तो उसके अंदर 2 सब शेल, तीसरा शेल है तो उसके अंदर 3 सब शेल, चौथा शेल है तो उसके अंदर 4 सब शेल। अब हम उन सब शेल के नेम्स और उनकी मैथमेटिकल वैल्यू की बात करते हैं। पहला शेल उसके अंदर एक ही सब शेल, उस सब शेल की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी? सब शेल यानी 0, वो 0 यानी की वैल्यू होगी। हमें सब शेल के बारे में बता रहा है, उसका नेम क्या होगा? एस सब शेल। स्टूडेंट ये नाम कहां से आया? अच्छा, इसके नाम कहां से है इसके बारे में आपको भी बताता हूं कि पहले सब शेल का नाम है एस। व्हाट डज इट मीन बाय एस? इसको हम बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा शेल तो जरा गौर करें, इसमें 2 सब शेल है, 0 भी है 1 भी है। 0 का मतलब क्या है? एस, तो 1 का मतलब क्या है? पी अगले सब शेल का नाम है। इसी तरह तीसरा शेल है तो उसके अंदर 3 सब शेल है, 0 भी है 1 भी है और 2 भी है। 0 है तो मतलब S भी है तीसरे के अंदर, 1 है वैल्यू तो मतलब तीसरे के अंदर P सब शेल भी लाई करता है और 2 का मतलब उसके अंदर D सब शेल भी लाई करता है। इसी तरह स्टूडेंट चौथा शेल है तो आप देखिए उसके अंदर 4 सब शेल होंगे, 0 1 2 और 3, ये 4 सब शेल हो गए। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F। स्टूडेंट अब आ जाते हैं कि ये नेम हमने कैसे रखे। हमने 0 को S क्यों बोला? अब ठीक है, या S का मतलब क्या है? तो ये आपकी बुक में मेंशन है कि S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज, F का मतलब फंडामेंटल। तो ये है सब शेल के नेम्स, ठीक है स्टूडेंट। इन सब शेल के नेम और मैथमेटिकल वैल्यू के बारे में हमने पढ़ लिया, यानी हमने सब शेल के बारे में पढ़ लिया, सब शेल की शेप के बारे में पढ़ लिया। इसकी स्टूडेंट ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि L की वैल्यू की रेंज क्या है। स्टूडेंट जो थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, साथ वो वाली बात तो जरा कंटिन्यू करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पकड़ के शेल तक ले आया था, एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको शेल के आगे सब शेल तक ले गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें सब शेल से पकड़ के आगे ऑर्बिटल तक ले जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले होता है शेल, उसके अंदर होता है सब शेल, उसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो शेल को किसने एक्सप्लेन किया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। सब शेल को किसने एक्सप्लेन किया? एजिमुथल क्वांटम नंबर ने। अब ऑर्बिटल को कौन एक्सप्लेन करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है। इसी तरह हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक हो गया। जैसे हमने इन दोनों के बारे में स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हुए बोला कि भाई ये हमें शेल के बारे में बताता है और ये सब शेल के बारे में, तो इसके बारे में बोलेंगे कि m हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। स्टूडेंट समझ आ गई? एक तो ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, देखिए चीजें खास हैं जो है ना मुख्तलिफ है हर एक के साथ साथ। ये हमें एनर्जी और साइज के बारे में बताता है, ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट अच्छा इसकी वैल्यू स्टूडेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कॉन्ट्रैक्शन किसी भी क्वांटम नंबर कॉन्ट्रैक्शन करना तो सबसे पहले उसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी याद रखा करें। आपने n की वैल्यू 1 2 3 से शुरू की, इसको देखते हुए आपने l की वैल्यू लिख ली, n एक कम कर देंगे l की वैल्यू बनती गई, 1 थी तो 1 से एक कम किया 0 होगी, ठीक है। अच्छा जरा गौर करें 2 है n की वैल्यू तो 2 से कम ही है l की वैल्यू, 0 है तो 1 है। n की वैल्यू अगर 3 है तो l में वो 3 से कम ही है, 0 1 2 तक गई है, ठीक है। 4 है तो l की वैल्यू 3 तक गई है, ठीक है, ये उससे एक कम ही है। और इनकी वैल्यूज का अंदाजा लगाते हुए आप इनकी वैल्यू लिखोगे,
m की वैल्यू जो है वो माइनस l से लेकर प्लस l तक होगी, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट करें l की वैल्यू क्या है 0, अब 0 के साथ तो प्लस माइनस नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब जो m की वैल्यू है इस केस में है पहले शेल में वही m की होगी। अच्छा अब जरा आप यहाँ पे आते हैं, अब दूसरे शेल में चूंकि दो सब शेल है s भी और p भी, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो इधर 0 पुट करें -0 +0 तो हम लिख नहीं सकते, तो इस कॉलम में भी हम इधर 0 लिखेंगे। हाँ अब यहाँ पे आपको सही तरह समझ आएगी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। n की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब ये है कि आप -l से लेकर +l तक लिख दें, तो मैंने -1 से लेकर +1 तक गिनती लिख दी। -1 उसके बाद क्या आता है 0, उसके बाद क्या आता है +1, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैंने -l से लेकर +l तक वैल्यू लिख दी। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने एक बात समझनी हो क्या, पहले शेल में एक ही सब शेल कौन सा s, उस सब शेल में मैं क्या कह रहा हूं एक ही ऑर्बिटल है। मुझे कैसे पता उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि पहले सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ एक ही है। इसको मैं क्या कह रहा हूं, ये एक वैल्यू है, इसको 0 समझते हुए ये नहीं समझना कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये नहीं भाई m की कोई वैल्यू तो है ना, क्या वैल्यू है 0, क्या यहाँ पे कोई और वैल्यू नजर आ रही है नहीं, मतलब कोई एक चीज मुझे इधर लिखी हुई नजर आ रही है, इसका मतलब पहले शेल के अंदर एक सब शेल, उस सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल। समझ आ गई स्टूडेंट? अच्छा तो अब जरा यहाँ पे आते हैं दूसरे शेल में दो सब शेल थे s b और p b। s का मतलब s जो है उसको हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि s ऑर्बिटल के अंदर s जो सब शेल होता है इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इधर भी मैंने 0 के लिए 0 का मतलब होता है s का मतलब यानी इस वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो अगेन 0 आ गया। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू l, p क्या है एक सब शेल है, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1। अब इस 1 को जब मैंने लिखा -1 0 +1, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाले टेबल में मेरे पास यहां पर आकर तीन वैल्यूज नमूदार हुई है, -1 नमूदार हुआ है, 0 नमूदार हुआ है और +1। तो इसका मतलब ये है कि p सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स मौजूद है। समझ आई स्टूडेंट? तीन s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल, s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल, p सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स, क्यों तीन वैल्यूज है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? जरा तीसरे शेल में s की बात हम कर चुके हैं, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, इधर से वैल्यूज देख लें, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू, तो मतलब p में तीन ऑर्बिटल्स हैं। स्टूडेंट d के लिए देखें, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो जब मैंने -2 से +2 तक लेकर गया इस चीज को, मैं -2 से +2 तक, तो स्टूडेंट गिने जरा कितनी वैल्यूज नमूदार हुई हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट s p d, और जब आप f में जाएंगे तो f की वैल्यू क्या होती है l की, f के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो इसका मतलब जब मैंने -3 से +3 तक का सफर तय किया तो मेरे पास कितनी वैल्यूज नमूदार हुई 7। गिने जरा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसका मतलब f सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या, आपको एक चीज समझ आ गई कि ऑर्बिटल का पता चल गया, ओरिएंटेशन, व्हाट डज इट मीन, इन वैल्यूज की क्या अहमियत है जरा देखिएगा। s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू है, मतलब s जो ऑर्बिटल है वो उसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है। देखें स्टूडेंट पहले जरा ओरिएंटेशन को समझें, ये मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर एक पड़ा हुआ, ये मैंने इसको उठा के मैंने अब इसको ऐसे रख दिया, मैंने क्या किया, मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी। स्टूडेंट s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ एक ही है, मतलब s की ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, स्फीयर जो होता है इसकी ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, आपके पास एक फुटबॉल है, आप उस फुटबॉल को जैसे मर्जी घुमा के रख दें, जैसे मर्जी उसे इस तरफ यानी उल्टा कर दें, रोटेट कर दें, आफ्टर ऑल फिर भी वो आपको वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब स्फीयर उसकी आप जो है ना वो ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। हाँ इसकी आप कर सकते हैं, जैसे ये आपका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर दी। अच्छा अब देखें p के लिए कितनी m की वैल्यूज आई 3, इसका मतलब है p ऑर्बिटल जो है वो स्पेस में 3 मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज हो सकता है, ठीक है। वो 3 मुख्तलिफ जो उसकी ओरिएंटेशन है वो कौन सी मैंने यहाँ पर ड्रा की है। p जो है ना p, इसको आप अलोंग x एक्सिस अरेंज कर सकते हैं, इसको आप अलोंग y एक्सिस, इसको अलोंग z एक्सिस। स्टूडेंट जरा गौर करें, मैंने p px py pz इसके साथ 2 2 लिखा हुआ है, ये 2 का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो देखें ये जो s है
ये पहले शेल का है तो इसके साथ 1s आता है। ये s चूंकि दूसरे शेल में लाई करता है तो इसकी ये दूसरे इसके साथ आता है 2। चूंकि ये वाला जो p है, अब देखें ना स्टूडेंट, p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अगर ये दूसरे शेल का p है तो इसके साथ 2 आता है। इसी तरह ये तीसरा शेल शुरू होगा तो इन सब के साथ क्या आएगा 3। अभी चौथा शेल शुरू होगा तो इन सब के साथ क्या आएगा 4। स्टूडेंट ये सारी चीजें जो हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होगी। तो मैंने इस 2p की बात की कि फर्ज करें हमारे पास 2p है, 2p सब शेल, इसकी 3 ओरिएंटेशन है 2px, 2py, 2pz, ये लिखी हुई है। ये होता है 2px, मैंने p सब शेल को अलोंग x एक्सिस अरेंज किया हुआ है, py को ये p सब शेल को अलोंग y एक्सिस अरेंज किया हुआ है, ठीक है। और ये है 2pz। तो ये 3 मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस हैं p की। यहाँ पर p जो है वो ऐसे अलोंग x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर p जो है वो ऐसे है अलोंग y एक्सिस, यहाँ पर जो p है वो अलोंग ऐसे z एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अच्छा स्टूडेंट जरा मुझे d के लिए m की वैल्यूज देखकर बताएं कि d की कितनी ओरिएंटेशंस होंगी। d के लिए m की 5 वैल्यूज हैं, इसका मतलब d के लिए जो ओरिएंटेशंस हैं वो है 5। इनके नेम्स आपकी बुक में मेंशन है, आपने याद कर लेने हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 - y2 और dz2। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वांटम नंबर जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्टूडेंट देखें, आप पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से शेल तक गए, फिर आप एलिमेंटल क्वांटम नंबर की मदद से सब शेल तक गए, फिर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से ऑर्बिटल तक गए। अब आप ऑर्बिटल में पहुंच गए हैं, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे 2, सिर्फ 2। क्यों एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर पॉलीजेनिक प्रिंसिपल के अंदर आगे वूंस रूल भी आ रहा है। अच्छा देखें, जो भी आप देख रहे हैं ऑर्बिटल तक पहुंच गए, अब वहां पे जो आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वो रोटेट कर रहा है। वो कौन सी रोटेशन परफॉर्म कर रहा है? रोटेशन होती है सिर्फ 2 तरह की, या तो कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रही होती है, और या फिर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है। अगर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, एक इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंचा है, तो इसका मतलब वो हो सकता है, मतलब अब ये उस इलेक्ट्रॉन की मर्जी है। अगर उस इलेक्ट्रॉन ने क्लॉकवाइज रोटेशन पकड़ ली है तो उसी ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाकर वहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पकड़ लेगा, ठीक है। अब तीसरी तरह की तो कोई रोटेशन होती है नहीं, इसका मतलब ऑर्बिटल में कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। इसका मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं। इस बात को यहाँ पे जरा आपको समझ आएगी कैसे कि एक ऑर्बिटल, ये एक वैल्यू का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल, और उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 2। तो आप देखेंगे ये वही 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर भी कैलकुलेट किया है, ग्रीन से शेल के अंदर भी कैलकुलेट किया है। पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये वही 2 हैं जो पहले शेल के पहले सब शेल के पहले ऑर्बिटल के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक होगा स्टूडेंट। अब ये जो बात मैंने कही कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक जो होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा और दूसरा जो होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। इसको मैथमेटिकली वैल्यू कौन देता है? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्टूडेंट फर्स्ट करें, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसको आप वैल्यू देते हो +1/2। जरूरी नहीं आप क्लॉकवाइज वाले को +1/2 दो, तो आप एंटी क्लॉकवाइज वाले को +1/2 दे दो। लेकिन अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज वाले को +1/2 दे दी है तो इसका मतलब फिर आप क्लॉकवाइज वाले को -1/2 दो। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ यही 2 हो सकती है, +1/2 या -1/2, जिसका मतलब क्या है कि रोटेशन सिर्फ 2 तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जैसे आपने शेल में इस फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए, इसी तरह आपने सबशेल के अंदर इस फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए कि s के अंदर सिर्फ 2 आ सकते हैं, क्योंकि उसको तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 हो सकते हैं। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, कितने हो गए 6। इसका मतलब p सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और चूंकि दूसरे शेल में p भी है s भी है, मतलब कि 6 और 2 टोटल दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप के ये तमाम क्वांटम नंबर्स जो हैं ये आपको जो चीज़ मैं पहुंचाना चाह रहा था आप तक वो पहुंच चुकी होगी। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का सिर्फ लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।